ओके, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने। ओके, हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग आरडीएनए बोलते हैं। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेशन डीएनए। हम लोग करते क्या है कि किसी भी सेल के डीएनए में वेक्टर के द्वारा एक जो जिसका बेनिफिट लेना उसको वहां पर जोड़ देते हैं। ये है आपका आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी या आरटी बोलते हैं इसको, आरटी रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज पढ़ेंगे इसमें एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी का आप एप्लीकेशन कहाँ कर रहे हैं? इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्यों? ताकि प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए, ताकि प्रोडक्शन रेट बढ़ जाए। एक्चुअली ये बात है 1960 की, जब अपने देश में अनाज का थोड़ा कमी हुआ। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी, अच्छा बहुत बढ़िया से थे वो। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हो सके तो एक वक्त खाना न खाओ और हफ्ते में एक दिन फास्ट रखो। इतना अनाज का किल्लत, डेट मीन्स मुश्किल था मिलना। लोगों ने उनकी बात मानी। वीक में एक दिन फास्ट किया गया, एक दिन फास्ट किया गया और एक वक्त खाना खाए। बहुत से लोग, मेरे दादाजी भी अभी 10-12-15 साल पहले खत्म हुए, वो मैंने उनको हमेशा से देखा वो एक वक्त ही खाना खाते थे। उस वक्त से उन्होंने शुरू किया। एक्चुअली शास्त्री जी गाड़ी को स्विच ऑफ करना भूल गए, मतलब बताना भूल गए कि दोनों वक्त खाना है। एक वक्त तो बोले और फिर उसका उनकी डेथ हो गई। बस मेरे दादाजी सुने नहीं कि उन्होंने मना किया, एक ही वक्त खाते रहे, वो भी निकल गए। हालांकि अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर में हम लोग इसका यूज करेंगे ना, प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। यहाँ पे आप टर्म्स पढ़ेंगे, पेज में क्या लिखा है, एनसीईआरटी पेज नंबर 207 में हम लोग कैसे इसका यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट लिखा है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में पहला है एग्रो केमिकल, आप भी लिख लीजिए बेटा, केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के आगे बाय यूजिंग लिखिए बेटा, एनसीईआरटी में बुक भी लिख दीजिए बेटा, पहले पॉइंट के आगे पेन से लिखिएगा। बाय जो लिखा है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर लिखा है, इसी के आगे लिखना है आपको बाय यूजिंग, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, आप आगे बस करके लिखेंगे बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड इटिसी। इनका यूज करके आप प्रोडक्शन रेट बढ़ा सकते थे। केमिकल, किस केमिकल की बात की थी? जो हम लोग छिड़काव करते हैं, खेतों में छिड़काव करते हैं ना इंसेक्ट को मारने के लिए, तो फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, क्लियर ना। पेज पर टाइप के अगले पेज में लिखा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या था? हम लोग किसका यूज करना पड़ेगा? ऑर्गेनिक, करेगा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसमें यूज करना था बाय यूजिंग, एंसर लिख दीजिए ना, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या है बेटा? व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? प्लांट बेस्ड। जैसे कि बायो मतलब लिविंग, ऐसे लिविंग जो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। हम अपने अर्थ में अर्थ फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दें, या हम कई प्रकार के ऐसे एजेंट है, जैसे बीटी कॉटन नाम सुना ना, बैसिलस thuringiensis, जो भी स्पीसीज हैं, याद है ना। उसमें क्या करना है अपन को? बैसिलस लिविंग होते ना बैक्टीरिया, उनको इंट्रोड्यूस कर देना एक हेल्दी प्लांट में। वो बैक्टीरिया ही प्रोसेस ऐसा करेंगे कि प्लांट्स खत्म नहीं होगा, डेथ नहीं करेगा। कैसे करेंगे वो सब डिटेल है, अभी आगे करेंगे। आखिरी पॉइंट लिखा है इंसान ने, क्या आखिरी पॉइंट लिखा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जीएमओ लिखा है इंसान ने। जीएमओ ना लिख रहा है, जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप एग्रीकल्चर।
चलेगा बोल बेटा। हाँ Crop based agriculture. क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर एनसीईआरटी लैंड ओके। अब हम लोग सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ कर रहे हैं, हालांकि इसका भी करेंगे, बीटी कॉटन का भी करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर क्या है, इसको देख लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है। एनसीईआरटी लिख रहा है क्या, अच्छा ये थोड़ा सा जब समय थोड़ा लिखा ब्रैकेट में, इसमें लिख देंगे जीन एक्सचेंज। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, जीन को एक्सचेंज करेंगे बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, यूज करके हम लोग तीसरे पॉइंट को कवर करेंगे। ओके ना। एनसीईआरटी इसमें बता रहा है, पहला एग्जांपल दे रहा है गोल्डन राइस। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बढ़िया मजा आएगा। इसका भी डिटेल है, इसका भी डिटेल नहीं है, बस इन दोनों का डिटेल है। बीटी कॉटन का डिटेल है, इसका भी डिटेल है। ओके ना। इसका अच्छा दूसरा पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं, बाद में डिटेल पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन इन कहां पर बेटा, मेडिसिन में एप्लीकेशन करा रहा है। और मेडिसिन में क्या चीज क्या इंसुलिन, जीन थेरेपी और डायबिटीज है ना। इसमें आप पढ़ेंगे इंसुलिन कैसे बनाने हैं, पहला पॉइंट पढ़ेंगे आप, है ना, जेनेटिक इंसुलिन। दूसरा क्या लिखा है बेटा, जीन थेरेपी। और लास्ट वन पढ़ेंगे आप मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब इलाज, उसका इलाज कर देना। और इसका चैप्टर में कुछ इशू दिए गए हैं। कौन से इशू दिए गए हैं, और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स भी, एथिकल इशू, कुछ बता रहे हैं। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स भी है एप्लीकेशन में। अच्छा हाँ देख लेंगे एथिकल इशू। एथिकल इशू में आप पढ़ेंगे बेटा बायो पेटेंट, बहुत ही पढ़ना है। बायो पायरेसी एक और शब्द है, बायो वॉर, बस ये तीन चीज पढ़ेंगे, बायो पायरेसी, बायो वॉर। अब क्या है थोड़ा सा जान लेंगे। चैप्टर का पूरा मैंने पढ़ना क्या वो लिखे, आप पढ़ेंगे कैसे देख लेंगे। बायो वॉर यहाँ से देख लेते, जैसे कि चाइना ने एक वायरस बनाया, वायरस का मतलब कोविड, कोरोना, है ना। कोई प्रकार का बायो वॉर था। उनका प्लान क्या था कि हम इसका वैक्सीन बनाएंगे, देश को पता नहीं चलेगा दुनिया को कि वायरस कहाँ से आया, और फिर हम लोग अपने हिसाब से इसका मार्केटिंग करके दवा बेचेंगे। हालांकि वो सक्सेस नहीं हुए, और इसका वैक्सीनेशन तो इंडिया ने भी बना लिया वैक्सीन, सबने बनाया। ऐसा प्लान उसका ये नहीं था कि इतना ज़्यादा फैलेगा, इतना नहीं फैलेगा, उसको ऐसा लगा था मार्केटिंग वो करना चाह रहा था। बायो पायरेसी क्या है कि मान लीजिए बेटा एक मूवी बनाया, कोई डायरेक्टर, उस क्यों बनाया, ताकि लोग जाके थिएटर में देखें और उसका टिकट लेंगे तो पैसा उसको मिलेगा ना अल्टीमेटली, कुछ थिएटर वाला कुछ रखेगा, कुछ तो जाएगा, उसके पास फायदा हो जाएगा उसको, तुलना के क्या नहीं। अगर अपन लोग मूवी ना देखेंगे और क्या देखेंगे, अब वो कर लिए क्या बोलते हैं, मोबाइल में ना होगा पायरेटेड मूवी, को मोबाइल में हॉलीवुड को डाउनलोड कर लेता है ना, डाल दिया, पायरेटेड कर लिया, पायरेसी कर लिया, तो उसको घाटा हो रहा है ना। पायरेसी का मतलब होता है पायरेसी, चोरी करना। बायो पायरेसी मतलब किसी ने कोई आइटम बनाया, उसका आप एक जो लीगल प्राइस देना, बिना लीगल प्राइस दिए उसका यूज करें। अगर प्राइस दे के यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और मोस्टली तो प्राइस दे के ही करते हैं। जैसे कि गाना आया था, मैंने सुना था अभी, उसका नूरा फतेही, हाँ नहीं सुना, नाम नहीं जानता, अरे वो दिलबर, वो बहुत पुराने वाला दिलबर था मूवी में। अच्छा उसमें सिर्फ तुम में, और वही गाना यहाँ पर ही यूज किया गया। पायरेसी नहीं, इन लोगों ने उसको पैसा दिया होगा, वो जो संगीतकार जो थे फलाना ढिकाना, उनको पैसा दिया होगा तब ये गाना यूज किए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का गाना कोई मूवी वाला डाल दे, करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पायरेसी ना करना।
और जब पैसे ही ना दो यूज कर लो, तुम्हारी गाड़ी है बिना उठाए कोई ले जाए बिना आपको पैसा दिए तो चोरी कहलाएगी ना। तो वही चीज है पेटेंट। पेटेंट मतलब दिया जाने वाला अधिकार। जिस नाम से ये कोचिंग है, दुनिया में जितनी कोचिंग एलन मतलब ब्रांड बता रहा हूँ, आकाश, वाइब्रेंट, फलाना ठिकाना, अब इस नाम की कोई दूसरा कोचिंग नहीं खोल सकता। कोई सोचे कि मैं बायजूस नाम से दूसरा कोचिंग डाल दूं, बायजूस तो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि बायजूस के नाम से उसने रजिस्ट्रेशन कराया कंपनी का, उसको इसका पेटेंट मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया। आप स्पेलिंग में थोड़ा हेर फेर करके पेटेंट ले सकते हैं, जैसे कि पान बहार बढ़िया था मसाला, दाने दाने में विमल, तो अब उस नाम से कोई दूसरा नहीं बना सकता, वो है पेटेंट। किसी भी खोज के लिए किसी वैज्ञानिक या किसी डिस्कवर को दिया जाने वाला राइट बायो पेटेंट कहलाता है। पेटेंट्स में है ना अधिकार, राइट। तो इसका डेफिनेशन तीनों का बन जाएगा, देखते ना, किसी भी डिस्कवरी, किसी भी मॉडिफिकेशन, नॉट ओनली डिस्कवरी, डिस्कवरी के लिए नहीं, कोई मॉडिफिकेशन हुआ। कैसे? जैसे कि आप लोग कितने साल से चावल खा रहे हो, कई साल से, अपने कृष्ण भगवान वाली जब कहानी सुने, सुदामा को चावल बांध दिए, यानी कि चावल अपने भारत देश में कई साल पुराना है, फिर भी कौन सी मती है? बासमती, साबरमती निकल रहा था, पता नहीं, बासमती, जो बासमती चावल है, इसका पेटेंट अमेरिका ने ले लिया कि अमेरिका वाले कहते हैं कि ये चावल हमारा है, हम लोग इसको बनाए, सबसे पहले हमारी धरती में उगाया गया। अगर उस चावल को अपन लोग उगाएंगे, इसका टैक्स हम लोग उसको देते हैं। तो हम लोग क्या किए, मान लीजिए इतने उसमें जीन है, एक जीन का थोड़ा सा चेंज कर दिया और जो नया चावल बना, अब मोहर लगी भारत की, मेड इन इंडिया बन गया, वो सेल मेड इन इंडिया का। मतलब क्या है, मतलब हम लोग मॉडिफाइड करके कोई नई चीज बनाए, उसको भी अपन लोग बोलते हैं वही उसमें पेटेंट मिलता है। भाई पायरेसी तब कहलाती है जब आप उसको पर्सनल यूज में कर रहे हैं, जैसे कोविड की जो, नॉट ओनली कोविड में किसी बात करूं, आप समाज के वेलफेयर के लिए उसका उपयोग कर लें, किसी का सामान है, आप समाज के उसके लिए वेलफेयर के लिए उपयोग करें, वो पायरेसी नहीं कहलाएगी। बिना टैक्स लिए, बिना पैसे लिए उपयोग करें, वो पायरेसी नहीं मानता सरकार। सरकार बोलती है कि जिससे किसी का फायदा हो जाए वो पायरेसी नहीं है। जैसे कि किसी की मौत हो रही है, आप किसी की गाड़ी उठाओ, जल्दी उठाओ, हॉस्पिटल उसको ले जाओ, तो चोरी का मुकदमा आप पे दर्ज नहीं हो सकता कभी, भले ही बिना पूछे ले गए, उसका गाड़ी का ताला तोड़ के ले गए, बस किसी का जान बचाना, उसमें आप पे चोरी का मुकदमा कभी सरकार नहीं ले सके, पुलिस नहीं लेगी। यानी कि आपने वेलफेयर के लिए किया, अच्छे किसी के वेलफेयर मतलब भलाई, भलाई, अच्छा भलाई तो शहर है, कल्याण नहीं है, अच्छा ठीक है जो भी है। चलिए अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन थेरेपी, इंसुलिन, मैं स्टार्ट करूंगा इंसुलिन से, इनका अच्छे से आगे बताऊंगा। अभी समय अपनी बस का मैं आज, वैसे ये डॉक्टर बच्चे वाले भागते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? ये छोटे छोटे टॉपिक इनको बताना नहीं पड़ेगा, ये आपका लिखा हुआ एनसीईआरटी कर देंगे, समझ गए ना क्या टॉपिक है। इंडिया को और किसका पेटेंट मिला है ना? नीम का। नीम जान रहे हो ना, नीम, अपने इंडिया में नीम का जो एक दातुन है ना, कितना रुपए का खरीदते हो आप? 10 रुपए, 100 रुपए, किसी का जन्म लगाए, पकड़ के चढ़े, तोड़ लिया, इस तरह लिया। अमेरिका में, या मैंने फोटो देखा था, रियल बता रहा हूँ, हाँ मैं लगाया था ना, एक मॉल में नीम का दातुन रखा था, उसका कीमत था $10। एक इतना सा दातुन, कितनी पुरानी रखी होगी, भले ही उसको फ्रीजर में रखा हो, फ्रिज में रखा हो, फिर भी पुरानी है, मतलब $10 का मतलब हो गया कितना रुपया? 700 हो गया, 750, हाँ 700 से ऊपर हो गया ना। 700 रुपया की एक दातुन खरीदोगे? नहीं, अमेरिका में कॉलगेट नहीं चलता पूरी, हालांकि वो कॉलगेट अमेरिका का ब्रांड है, लेकिन अमेरिका में पूरी तरह बैन है, उसमें बहुत से साइड इफेक्ट है। हमारे यहाँ तो जम के चलता है, अपने यहाँ तो टीवी में ऐड भी आता है कि डॉक्टर की पहली पसंद क्या दांतों में नमक है?
नमक तो भाई दाल में तो ना। ठीक है। तो वही बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पर बताया गया है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन में पेज नंबर 210 में कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सा बीमारी को दूर कर सकते हैं, कई प्रकार के एंटीबायोटिक बना सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। इसमें सिर्फ 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि 30 रिकॉम्बिनेंट अभी है और इंडिया में अभी 12 यूज हो रहे हैं। टोटल 8 रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यानी कि आरटी का यूज करके 30 यानी कि 30 टाइप की ड्रग्स बनाए गए। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, उनमें से इंडिया में प्रूव कितने हैं? 12। बस ये 2 पॉइंट पढ़े। हालांकि इंडिया में प्रेजेंट टाइम 18 है, लेकिन जो एनसीईआरटी कह रहा है हम उसको मानेंगे, ठीक है ना। अब इसका देख लेते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन क्या है। एनसीईआरटी कह रहा है, अच्छा यू नो दैट इंसुलिन का यूज किसमें होता है? यानी कि ये क्या करेगा? डिक्रीज द किसका लेवल? ग्लूकोज लेवल किससे? अगर ब्लड में लेवल बढ़ गया तो उसको घटाता है। और ये सीक्रेट कहां से होगा इंसुलिन? नेचुरली का पैंक्रियास। अगर एग्जाम में आ जाए ना, इस पूरा डिटेल लिखोगे बोर्ड में आ जाए तो लिखा नेचुरली रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज, है जी, पैंक्रियाज बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स का नाम था लैंगरहैंस, और इसी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। लैंगरहैंस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या है? वैज्ञानिक का नाम था, उसने इसको बताया। तो इसका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पूछा जाएगा तो आप इसको बता देंगे, क्लियर ना। अब इसको हम लोग आर्टिफिशियल जब तक बन नहीं रहा था तो इसको सबसे पहले काउ यानी कि कैटल के पैंक्रियास से आइसोलेट किया गया। पैंक्रियास से क्या किया गया बेटा? एक्चुअली कैटल मतलब काउ मतलब हिंदू मतलब गाय, उनकी माँ है, मौसी माँ है। कैसे अपनी माँ का पैंक्रियाज? नहीं। फिर पिग के पैंक्रियाज से निकाला जाने लगा। इससे किसी को दिक्कत नहीं था, किसी भी हिंदू को। बाद में अगर बीमार मुस्लिम हुआ, इस्लाम धर्म, तो उनको दिक्कत हो गई। भाई सुअर का नाम नहीं ले सकते बेटा मुसलमान बच्चे। अगर और उनका पैंक्रियाज से निकला हुआ कैसे कोई ले लेगा? यानी कि दोनों से एलर्जी हो गई, नहीं इससे। फिर इसके बाद तीसरा निकाला गया किससे? इकोलाई। नहीं ये हिंदू होता है, ये ना मुसलमान होता है क्या? तो इसके पैंक्रियाज से नहीं, इसके प्लाज्मिड से। कहां से ना? इसके प्लाज्मिड से आइसोलेट किया गया या सिंथेसाइज कराया गया। कैसे? वो हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी लिख रहा है क्या और किसी एनिमल से निकाला जा सकता है? वो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया। अब पेज नंबर 211 इसका कुछ प्रोसेस लिखा है, समझ लें इस बात को, समझिएगा। मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इकोलाई। इसका ये प्लाज्मिड है, इसका यहाँ पर अपना जेनेटिक मटेरियल होगा। ये इसका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड का मीनिंग होता है डबल या कह सकते हो सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का नाम है प्लाज्मिड। अब हमने किसी ह्यूमन की बॉडी से एक सेल से थोड़ा सा डीएनए निकाला, उसका डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक वेक्टर के मीडियम से। तो एक वेक्टर ले लिया, वो वेक्टर माने आर्टिफिशियल है, इसमें हम लोग अपना डीएनए जोड़ दिए, ह्यूमन का पैंक्रियाज का डीएनए जोड़ दिए। जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा यही हुआ ना। मान लीजिए एक वेक्टर था, दूसरा वेक्टर इकोलाई, उस ऐसे उसके पास एक प्लाज्मिड होगा, उसके वेक्टर में अपन लोग अपना डीएनए जोड़ दिए। जोड़ने के लिए पहले से काटा गया होगा, जोड़ने के लिए लाइगेज
काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो सारी चीजें आप पहले पढ़े, ऐड कर दिया। प्लाज्मिड में अगर फॉरेन डीएनए जुड़ेगा तभी तो वो वेक्टर होगा ना। हाँ ठीक है, वेक्टर प्लाज्मिड लिख दीजिए, सही है। खुश, प्लाज्मिड में अपन डीएनए जोड़ दिए तो वो बन गया वेक्टर। अब इसको इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर। अब ई कोलाई में ये प्लाज्मिड ऐसे जो नया वाला यहाँ पे डीएनए जोड़ा, वो इसमें क्या सेल्फ रिप्लिकेट करता है। इसने बनाया इंसुलिन, क्या बना दिया, और वो इनएक्टिव था। कैसा था बेटा? एक्चुअली इनएक्टिव क्यों था? इसके पास ए चेन, बी चेन और सी चेन थी बेटा, 3 चेन बनाई। डायग्राम देखो बेटा, दिख रहा है ना 3 चेन, सबसे ऊपर डायग्राम, जिसका नाम लिखा प्रो इंसुलिन। प्रो को कहते हैं अपन लोग इनएक्टिव। अब कौन कौन सी चेन थी? ए बी सी। इसमें इनएक्टिव कौन सी थी? सी चेन। अब हमको सी चेन को हटाना, डायग्राम देखो ना, ऐसे बना दिया। तो इतना मान लीजिए ए, इतना मान लीजिए बी, और जो बच गई वो सी। ए बी सी एनसीईआरटी में लेबलिंग की है ना? अच्छा नहीं किया है, अच्छा मेरे भी नहीं, पुराना ए सी बी दिख रहा है ना? तो सी चेन इनएक्टिव, जब ए और बी आपस में जुड़ेंगे तब जाके वो एक्टिव होगा। बस ये ना, इनएक्टिव का डायग्राम हो गया, इसका नाम प्रो इंसुलिन। तो इसमें आप एक्टिव कैसे करेंगे आप? अब इस सी को हटा दीजिए। तो पहले ई कोलाई ने, एक बैक्टीरिया ने पूरी चेन बना के दी, हम लोग सी चेन को, जो सी चेन है उसको हम लोग कट कर देंगे, रिलीज कर देंगे, और ए प्लस बी को ऐड कर देंगे तो एक्टिव इंसुलिन बनेगा। ये प्रोसेस थी, और इसमें मौके का फायदा किसी और ने उठाया था। हाँ एक सेकंड, बस जस्ट एक सेकंड दीजिए। जो आपकी ए है, एक प्रकार का डीएनए का पीस है ना, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 21। एनसीईआरटी में लिख लीजिए बुक में, 21 बेस पेयर या 21 अमाइनो एसिड, सॉरी प्रोटीन की बनी है ना, तो कितने अमाइनो एसिड से बनी है? 21 अमाइनो एसिड से बनी है। ओके, और जो सी नंबर वो 33 से बनी है बेटा, और बी किससे बनी बेटा? 30। पूछा गया सबसे लार्जेस्ट चेन कौन सी है? आंसर सी। सबसे छोटी ये, याद रखेगा ना। अब इन दोनों को जोड़ देना है, ए चेन और बी चेन आपस में जुड़ती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो लिखेंगे ए एंड बी चेन अटैच वाया कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, ये बोर्ड लिखना याद करेंगे आप, ये नीट के लिए बस इस तरह आ सकता है 2022 में पक्का। अंदाज का यूनिवर्सिटी बैठता है, देख लेना आएगा पक्का। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा चेन क्या थी? सी चेन। अगर हम लोग सी चेन को काट दें, ए बी जोड़ देंगे तो सब एकदम एक्टिव इंसुलिन तैयार हो जाएगा। क्लियर ना? तो काट दिया, बाद में इसको जोड़ दिया। अब एक कहते हैं ना मौका का फायदा उठाया, एक कंपनी थी जिसका नाम था अमेरिकन कंपनी, वही मेरे को था। हाँ, एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली, यूएसए लिख दूं शॉर्ट में ना, अमेरिका को यूएसए लिख रहा हूं। एक यूएसए की कंपनी थी जिसका नाम था, ऐसे मिलेगा इली लिली। इसने मौके का फायदा उठाया और एक्टिव इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। क्या किया? देखिए बेटा, कितना जल्दी बनाया, समझना। इसने 2 बैक्टीरिया यूज किए, एक बैक्टीरिया और ये दूसरा बैक्टीरिया, वही जो ये बना है, ओके ना। इससे इसने बनवाया ओनली ए चेन, इससे बनवाई, और इससे ओनली बी चेन। इसने सी चेन बनने ही नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ना बनने दी? उसने क्यों बनाया सी चेन? एक्चुअली हमने अपना पूरा डीएनए डाल दिया था, पूरा डीएनए से हमेशा प्रो इंसुलिन बनता है, और अब हमने अपना थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा लगाया, तो यहाँ पर ए बना, यहाँ पर सी बना, सॉरी बी बना।
तो ये बी चेन बनी, ए चेन। तो दो अलग अलग बैक्टीरिया ने अलग अलग चेन बनाई, दोनों को बाहर नीचे जैसे बाहर निकला सीधे मिला दिया, बस और कुछ नहीं किया। एक्टिव सी को काटने का झंझट खत्म। ओके ना। एनसीईआरटी लिख रहा है, देखिएगा कहाँ लिखा है 1983 डेट दिया है, इसका डेट दिया है बेटा 83 1983 में ई कोलाई ने ए चेन ई कोलाई ने बी चेन अलग अलग बनाई। एनसीईआरटी पढ़ना बेटा सेपरेट, और फिर दोनों को जोड़ दिया। एग्जाम में बेटा आपको आ सकता है सीबीएसई बोर्ड में लिखने को कि इंसुलिन का मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंसुलिन, तो इसका लिखना आपको बन जाना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं लिखना, थोड़ा बहुत लिखना है, लेकिन जितना याद है उतना लिख के आओ। अच्छे से लिखना, साफ सुथरा लिखना, अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्लियर ना? क्लियर बेटा? चलिए अब मैं बात करूंगा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में बहुत नहीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हार्म, सबसे ज्यादा खतरनाक डिजीज को से प्रोटेक्ट करती है। कौन सी? नॉट एड्स कितना है? एडीए। हाँ, एडीए होता क्या है? व्हाट इज एडीए? वो फुल फॉर्म ना बताओ। देखिएगा बेटा, जीन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी बहुत है। अच्छा, जीन थेरेपी सबसे बेस्ट हो सकती है एम्ब्रियो समय पर। कभी आपने सुना है कि इस अमीर आदमी का बच्चा जन्म से ही गूंगा पैदा होगा, जन्म से उसकी दोनों आंखें खत्म है? नहीं हो सकता। अंबानी या उससे भी अमीर बिल गेट्स, हालांकि बच्चे भी पता नहीं, बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे थे उसके, जो भी मुझे कौन सा उससे जन्म कुंडली बनानी उसकी, मैं बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा रिच है उनके बच्चे बीमार क्यों नहीं होते? कि जन्म पे हुआ, जन्म होते हुए उनके एक हाथ एक पैर खत्म था, मतलब एक्चुअली हम वो लोग जब वो माँ के पेट में होते हैं, अल्ट्रासाउंड तो नाम सुने, अल्ट्रासाउंड कर से भी एक ऊंची मेथड होता है जीन अल्ट्रासाउंड, वो उसके जीन चेक करा लेते हैं क्या होने वाले बच्चे के सभी जीन्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि डॉक्टर ने कहा भाई इसका एक जीन खराब है, अगर ये जीन नहीं हो सही हुआ तो जब बच्चा पैदा होगा तो उसको ये बीमारी हो सकती है। एम्ब्रियो टाइम पर अभी वो 3 महीने का माँ के पेट में है, उस लेजर ऑपरेशन से, लेजर अब तो टेक्निक आ गई, उस बच्चे को वो जीन काट के बाहर निकाल दें, उसकी जगह पे नया जीन जोड़ देते हैं। अब जब बच्चा पैदा होगा एकदम सुपर डुपर हिट, समझ गए ना? अब हम उसी चीज को यहाँ पर समझेंगे। एनसीईआरटी लिख रहा है, चौथा लाइन देखना, तीसरा लाइन सॉरी, जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ द जीन डिफेक्ट। जीन डिफेक्ट मतलब जो जीन खराब है, दैट हैज बीन डायग्नोज, कब डायग्नोज करेंगे? इन एम्ब्रियो, चाइल्ड के एम्ब्रियो टाइम पर। एम्ब्रियो समझते हो ना क्या होता है? प्रेगनेंसी के समय पर, सिंपल टर्म्स में कह सकते हो आप। क्लियर ना? और नीचे वाला पैराग्राफ है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विथ एडीए डिफिशियंसी। सबसे पहले कब किया गया? तो जब जैसे जीन थेरेपी आ जाए एग्जाम में, अगर थ्योरी में लिखना तो कैसे लिखोगे कि जीन थेरेपी एक ऐसी प्रोसेस की जिसमें किसी हार्मफुल या डिफेक्टेड जीन को रिमूव करके उसकी जगह पे एक हेल्दी जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। बन जाएगा ना लिखना? एक बना के 2 लाइन की डेफिनेशन लिख पाओगे ना आर्यन? ओके, बहुत इजी है, आप लिख लेंगे। और पहला कब किया गया बेटा? 1990, इसमें आंसर लिख रहा है 4 years old गर्ल, जी आई आ रहा है। एक्चुअली इस बंदी को यानी लड़की को एक बीमारी थी, एबीए की, अच्छा ये किस कैटेगरी की बीमारी है? एससीआईडी, सेरेब्रल कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेरेब्रल मतलब बहुत से, कंबाइंड मतलब जुड़े हुए। देख बेटा मैं थोड़ा सा साइड बता दे रहा हूं। एचआईवी जब होगा किसी को, जिसको एचआईवी होगा उसमें T4 सेल्स डेथ कर जाती हैं। T4 जानते ना, हेल्पर सेल,
टी लिम्फोसाइट की हेल्पर सेल मर जाती है और SCID में TH, TK, TM और T एक और था S, हेल्पर, किलर, मेमोरी और सप्रेशर, सब प्रकार की सेल्स मर जाती है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन? ये वाला SCID। HIV में केवल एक प्रकार की टी लिम्फोसाइट सेल खत्म होती है। लिम्फोसाइट में सिर्फ एक टाइप, वो भी टी हेल्पर सेल, और SCID में सभी की सभी सेल्स ईश्वर को प्यारे रखी है, मतलब अपने आप से क्योरेबल है। अगर एम्ब्रियो टाइप पे हो गया तो ज्यादा क्योरेबल है, उसके बाद में होगा तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो 4 ईयर ओल्ड में सबसे पहले किया गया, मैंने SCID बता दिया, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। सेवरल मतलब कई, सेवरल कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रहेगा ना, चाहते निकले बेटा वो कर दिया। ओके, तो जब ये किया गया तो पहले 4 साल की बच्ची हुई थी, ये एम्ब्रियो टाइप पे नहीं थी। एम्ब्रियो मतलब 4 साल नहीं होता, एम्ब्रियो मतलब मां के पेट में। तो इसको 3 प्रकार से ट्रीटमेंट दिया गया। पहला ट्रीटमेंट कौन सा है? एनसीईआरटी में देखना, सेकंड पैराग्राफ की चौथी 5वीं लाइन, बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। जीन थेरेपी में पहला बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांट, बोन मेरो को बदल दीजिए, ये पहला ऑप्शन था। मिल गया ना एनसीईआरटी में? लिखा है कैन बी क्योर्ड बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा क्या है? अब कौन सी एंजाइम की बात कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली जो ये एडीएफ एक एडनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड। एडनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, इसका फुल फॉर्म है एडनोसिन। ओके ना, एक वो है डीएनए का एक न्यूक्लियोसाइड। कई न्यूक्लियोसाइड मिलके mRNA बनाएंगे, mRNA से अमाइनो एसिड उसमें जुड़ेंगे, अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनेगा, और एंजाइम प्रोटीन का ही पार्ट होता है, जानते ना? सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ के राइबोजाइम, बाकी सब के सब प्रोटीन से बने होते हैं। तो वही प्रोटीन बात है कि उसको ही बदल दो जो इसको बना रहा है एडीए को। पहले तो उसका बोन मेरो बदल दो, जो सेल मर रही है, बोन मेरो में T4 होती, पहला ऑप्शन। दूसरा इनको ही बदल दो, बॉडी में डाल दो। तीसरा मेथड एनसीईआरटी लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है ना? एक मिनट बेटा, क्या है तीसरा पॉइंट? Okay, but the problem with both these approach that they are not completely curable. ये दोनों मेथड कैसे थे? Not completely curable. थोड़े समय के लिए ठीक हो जा रहा था और फिर नहीं हुआ। और जो 4 साल की बच्ची में किया गया ये भी कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट हो सकता सिर्फ एम्ब्रियो टाइम पर। ओके ना? तीसरा लिख रहा है एज फर्स्ट, ओके कहां चला गया मुझे, एक सेकंड मुझे, but the problem with both is supposed to get as a first step toward gene therapy, lymphocytes from the blood of the patient are grown in culture outside the body. The functional ADA या CDA मतलब C मतलब DNA, जी हाँ से कह रहा। Using a retroviral vector, it's then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returned to the patient. However, as these cells are not immortal, okay, एक मिनट मुझे दीजिए बस मैं
ये मेरा कंप्लीट क्यूरल नहीं था, ध्यान रखना। एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला बस पढ़ना है। हाँ, एम्ब्रियो वाला ही कंप्लीट है। एनसीईआरटी का आखिरी लाइन लिख रहा है इट कुड बी परमानेंट क्योर। कौन सा? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। समझ लेते हैं क्या है इसका। मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, तब समझ आएगा कैसे रहा। जीन थेरेपी में डायग्राम बना के बता दूंगा तो थोड़ा सा बेस्ट हो जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी नहीं दे रहा डायग्राम, मैं डायग्राम से बता दे रहा हूँ। हमने सुना बेटा, इस बच्चे की बोन मेरो में खराब है, जिससे इसकी टी सेल्स खराब हुई। टी का मतलब है टी लिम्फोसाइट। हमने बोन मेरो इसका निकाल लिया। हमने इसका क्या निकाल लिया? बोन मेरो में काफी सेल्स निकल आई। जैसे अपन लोग किसी का ब्लड निकालते हैं ना अपना बॉडी का, जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो अपनी सेल्स निकल के जाती है। कितनी सेल्स आएंगी? लाखों करोड़ों चली जाती हैं। आप जानते हो ना आरबीसी कितनी डेंस होती है? 50 से 55 लाख होती है 1 मिलीमीटर में, पता है ना? देखिए बेटा, हमने इसकी कुछ निकाल ली है, क्या? लिम्फोसाइट्स। और हमने अपने पास है एक वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा? सब रेट्रोवायरस। क्यों? क्योंकि ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के लिए वेक्टर एनसीईआरटी लिख रहा है। कौन सा वेक्टर है? रेट्रोवायरस वेक्टर। अब हमने एक रेट्रोवायरस वेक्टर में मान लीजिए वेक्टर का ये प्लाज्मिड है और यहाँ पर अपन लोग कुछ जोड़ लिए, उसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। कितने? ऐसे हजारों डाल दिए। ये ऐसे हम लोग रेट्रोवायरस हजारों डाल दिए। होगा क्या? ये सब में जुड़ जाएंगे। ये सब में जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या होगा? एक से मुझे अच्छा काम